नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल अपन ने किया था एनसीईआरटी ज्योग्राफी 8th क्लास का पहला लेसन। आज अपन करेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी 8th क्लास का दूसरा लेसन। इससे पहले दोस्तों 6ठी और 7वीं अपन कंप्लीट कर चुके हैं। वो प्ले लिस्ट में जाकर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दूसरा लेसन। लेसन का नाम है दोस्तों भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। दोस्तों इसमें मेन फैक्ट उठाए गए हैं बुक के। देखिए, पहला फैक्ट है पृथ्वी की 90% जनसंख्या 30% भाग पर निवास करती है। से 70% भूमि पर दोस्तों जल है और वो या कुछ भूमि है वो विरल जनसंख्या वाली या निर्जन है। तो 30% भाग पर ही 90% जनसंख्या निवास करती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। यानी जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनमें भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के 30% भाग पर भूमि है दोस्तों, बाकी 70% भाग पर क्या है, पानी है। नेक्स्ट देखिए, भूमि को उपयोग। तो दोस्तों भूमि का उपयोग है उसके आधार पर अपन बात करें तो भूमि को उपयोग के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, निजी और सार्वजनिक भूमि। निजी भूमि दोस्तों जो किसी निजी व्यक्ति के स्वामित्व में हो। सार्वजनिक या सामुदायिक भूमि वो है दोस्तों जो साझा संपत्ति की हो। अब देखिए दोस्तों, भूमि को उपयोग के आधार पर अपन कितने कितने प्रतिशत में किस किस भाग में बांट सकते हैं, तो उसके आधार पर अलग अलग देश का इधर नाम दिया गया है, इधर दोस्तों उपयोग के आधार पर प्रतिशत बताया गया है। तो देखिए, ब्राजील है, ब्राजील देश है दोस्तों, वहां पर 9% भाग पर क्या की जाती है, कृषि की जाती है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता जाऊंगा दोस्तों, जो आपको याद रखनी है, ठीक है। ब्राजील के 9% भाग पर कृषि, 20% भाग पर चारागाह, 66% भाग पर वन और 5% अन्य उपयोग में ली जाती है। तो ब्राजील में कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, अपन को भारत वाली सारी याद रखनी है। भारत के 57% भाग पर खेती होती है। तो ध्यान रखना 57 यानी 57% भाग पर खेती होती है। 4% भाग पर क्या है, चारागाह है। 24% भाग पर वन है। 17% अन्य उपयोग में ली जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अमेरिका की यदि बात करूं तो 21% भाग पर कृषि, 32% भाग पर चारागाह, 32 भाग पर वन, 21% भाग अन्य उपयोग में लिया जाता है। चीन देखिए दोस्तों, 10% भाग पर खेती की जाती है। चारागाह 34%, वन 14%, अन्य उपयोग 42%। अब देखिए दोस्तों, सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि भारत देश में 57% भाग पर खेती की जाती है। वन वाली सर्वाधिक वन वाली कहाँ है, तो देखिए दोस्तों वन वाली है भारत, ठीक है। चारागाह वाली यदि बात करें दोस्तों तो चारागाह वाली भूमि है चीन में सर्वाधिक 34%, ठीक है। और ये चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए, विश्व का कुल प्रतिशत की बात करें तो 11% कृषि की जाती है विश्व के कुल क्षेत्रफल के, 26% पर चारागाह, 31 पर वन है और अन्य उपयोग में 32%। भारत देखिए दोस्तों, भारत में सर्वाधिक कृषि की जाती है। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक चारागाह है, ठीक है, 56%। जापान में सर्वाधिक वन भूमि है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, वर्तमान कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरे हैं। अब देखिए, भूमि संसाधन संरक्षण। तो भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, वनारोपण, अतिचारण रोककर, रासायनिक उर्वरकों पर रोक लगा करके अपन दोस्तों भूमि संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। अब देखिए, भूस्खलन। भूस्खलन क्या है, सेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचलन को भूस्खलन कहते हैं। तो शेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचलन को क्या कहा जाता है, भूस्खलन कहते हैं। यह भूकंप, बाढ़ या ज्वालामुखी से होता है। अब देखिए, हिमाचल, कनौज, पंजीगांव, ठीक है। ये दोस्तों एक स्टोरी दे रखी है एनसीईआरटी की बुक में। हिमाचल में जो कनौज है, हिमाचल में कनौर का जो पंजी गांव है वहाँ पर दोस्तों विस्फोट किया गया था कोई पास में ही, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, वहाँ पर वो पहाड़ी है वो ढह गई थी, वो पहाड़ी का पूरा मलबा करके इस गांव में गिर गया था। उस वजह से दोस्तों क्या हुआ था,
नुकसान हुआ था बहुत इस गांव को। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक है प्रतिधारी दीवार। ये प्रतिधारी दीवार क्या होती है इसको मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों पहाड़ी एरियो में जब सड़क बनाई जाती है तो पहाड़ ऐसे लगता है ना कि ये पहाड़ ढह सकता है, यानी नीचे गिर सकता है, तो वहां पर क्या करते हैं दोस्तों ऐसे दीवार बना देते हैं ताकि पहाड़ी का मलबा नीचे नहीं आए। नहीं तो सड़क के ऊपर दोस्तों पहाड़ी का मलबा आकर गिर जाएगा तो नुकसान हो जाता है। तो ये दीवार बनाई जाती है दोस्तों, इसको बोलते हैं प्रतिधारी दीवार। क्या बोलते हैं? प्रतिधारी दीवार। ये आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मृदा। मृदा क्या है? देखिए पृथ्वी की पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। अब देखिए दोस्तों मृदा से संबंधित कुछ क्रियाएं हैं, अपक्षय, अपरदन वगैरह, ये समझते हैं अपन। अपक्षय क्या है? तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्यों द्वारा अनावृत सेलों का टूटना और क्षय होना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। देखिए दोस्तों मृदा का निर्माण अपक्षय प्रक्रिया से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मृदा का निर्माण किससे होता है? अपक्षय से होता है। अब देखिए इसके अलावा दोस्तों अपक्षय के अलावा होता है अपर्दन। अपर्दन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। फिर एक क्रिया होती है दोस्तों निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब होता है दोस्तों डालना। अपर्दन की क्रिया दोस्तों वायु के द्वारा हो सकती है, नदी अपने साथ पानी के साथ भी मलबों को बहा सकती है, तो वो होता है अपर्दन। ठीक है, और अपक्षय मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, तापमान, तुषार क्रिया, पौधों या प्राणियों या मनुष्यों के द्वारा अनावरित सेलों का टूटना या क्षय होना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। अब देखिए दोस्तों मृदा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पहला है दोस्तों जनक शैलें, रंग, गठन, रासायनिक गुण धर्म, खनिज मात्रा, ये दोस्तों मृदा को प्रभावित करती हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस निर्माण की ये दर को ये प्रभावित करते हैं दोस्तों। जलवायु, तापमान, वर्षा और अपक्षय ये मृदा के अंदर दोस्तों जो ह्यूमस की क्रिया होती है उसको ये प्रभावित करते हैं। अब मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं? तो जनक शैलें, जलवायु, स्थलाकृति, समय और जैविक कारक, ये सारे के सारे दोस्तों मृदा निर्माण के कारक हैं। अब देखिए मृदा का निम्नीकरण किन कारणों से होता है? तो अपर्दन के कारण, क्षीणता के कारण, मानवीय क्रियाओं के कारण दोस्तों मृदा का क्या होता है? निम्नीकरण होता है, यानी मिट्टी की उर्वरता है वो घटती है। अपर्दन मैंने आपको बताया था दोस्तों, खेत में अपन ने जैसे जुताई कर रखी है और अत्यधिक आंधियां चलेगी दोस्तों, ऊपर वाली मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी उड़ा ले जाएगी वो अपने साथ। ठीक है, क्षीणता का मतलब दोस्तों बार बार अपन बहुत ज़्यादा मिट्टी के अंदर फसल वगैरह उगाएंगे या बहुत ज़्यादा अपन अन्न उगाएंगे तो दोस्तों मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म होती है। मानवीय क्रियाएं दोस्तों जैसे अपन ने उसके अंदर छिड़काव कर दिया स्प्रे वगैरह का, कीटनाशक या रासायनिक उर्वरक डालते हैं तो उससे भी दोस्तों मृदा का निम्नीकरण होता है। अब देखिए मृदा संरक्षण के उपाय, मल्च बनाना। अब मल्च क्या है दोस्तों? मृदा का संरक्षण करना। ये मल्च दोस्तों पौधों के बीच में अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। दोस्तों मल्च बनाना क्या होता है आपको मैं बताऊं। मृदा है दोस्तों, उसको क्या करते हैं, ऐसे खेत है ये कोई, इसके ऊपर दोस्तों पत्तियां वगैरह डाल देंगे सड़ी गली। ठीक है, तो क्या होगा, इसके नीचे दोस्तों नमी है वो बनी रहेगी, नमी बनी रहेगी तो ये दोस्तों इसकी उर्वरता है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसके मल्च बनाना बोलते हैं दोस्तों। पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इसे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है, जिसे मल्च बनाना बोलते हैं। सीढ़ीदार खेती दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में दोस्तों ऐसे सीढ़ीदार खेती बना करके भी मृदा का संरक्षण किया जाता है। कीटनाशकों का कम उपयोग करेंगे तो भी मृदा का संरक्षण होता है दोस्तों। कई जगह आपने देखा होगा दोस्तों मेड़ वगैरह बना दी जाती है खेतों के चारों ओर। मेड़ का मतलब आप समझ गए दोस्तों, बड़े बड़े पेड़ पौधे वगैरह लगा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है अपर्दन कम होता है। ठीक है, फिर देखिए रक्षक मेखलाएं, पवन गति रोकने के लिए दोस्तों वृक्ष कतारों में लगा दिए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सकते, ये मैं आपको बता चुका अभी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखीय रोधिकाएं क्या है? तो देखिए समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थर, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयां बनाई जाती है, जिससे भी दोस्तों मृदा का संरक्षण
किया जा सकता है। चट्टान बांध यानी पत्थर रखना दोस्तों, इससे भी मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। बीज की फसल उगाना, बीज की फसल उगाना यानी बीज की फसल का मतलब हो गया दोस्तों फसल चक्रीकरण अपनाना, एक बार दूसरी फसल, दूसरी बार तीसरी, फिर ऐसे कई बार लंबी जड़ों वाली बो देते हैं अपन, कई बार ऊपर जड़ों वाली बो देते हैं, तो इससे भी दोस्तों मृदा का संरक्षण होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों जल की यदि बात करें दोस्तों तो भूपृष्ठ के 3/4 भाग पर क्या है, जल है। अलवणीय जल यानी पीने योग्य जल दोस्तों पृथ्वी पर 2.7% है, जिसमें से दोस्तों बाकी तो बर्फ के रूप में जमा हुआ है, लेकिन मानव के उपयोग वाला जल केवल 1% है। कितना है, 1% है। पूछ ले शुद्ध जल कितना है पृथ्वी पर, तो 2.7% है। मानव के उपयोग के लायक या पीने योग्य जल कितना है, तो 1% जल है। अब जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो ड्रिप सिंचाई करके दोस्तों, ठीक है, नहरें पक्की करके, प्रदूषण को रोक के अपन जल का संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, ये दोस्तों अपन 7वीं 6वीं में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर अपन को देखना होगा। भारत के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस की प्रचुर मात्रा में पैदा किए जाते हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा होता है। अब देखिए दोस्तों रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है, जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। तो ध्यान रखना रेशम है, ये रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है, जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। तो ध्यान रखना रेशम कीट है, ये किसके पेड़ों पर पाले जाते हैं, शहतूत के पेड़ों पर, ठीक है, और इनसे ही दोस्तों रेशम प्राप्त होता है। सेरीकल्चर क्या है दोस्तों, तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर बोलते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकर क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे जैव मंडल कहते हैं। ऐसे दोस्तों ऐसे ये स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, ये बीच का जो संकर क्षेत्र है दोस्तों, ये क्या है, ये जैव मंडल है। नेक्स्ट देखिए जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित हैं। तो दोस्तों ये एक दूसरे पर परस्पर संबंधित होते हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र बोलते हैं। तो दोस्तों जैव मंडल में जितने भी प्राणी पाए जाते हैं वो एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित है, और इनके अंतर संबंधित जाल को क्या बोलते हैं, पारितंत्र बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों मधुमक्खी पालन को दोस्तों एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपीकल्चर, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों, शहद में मीठापन किस कारण होता है, तो फ्रक्टोज के कारण होता है। याद रखना फ्रक्टोज के कारण शहद है वो मीठा होता है। अब देखिए दोस्तों मधुमक्खियों से एक बहुत अच्छी बात अपन सीख सकते हैं। मधुमक्खी से किसी ने एक सवाल किया कि तू इतना शहद बनाती है और तेरा शहद और लोग तोड़ कर ले जाते हैं। तो मधुमक्खी ने उस व्यक्ति को बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि लोग मेरा शहद तोड़ कर ले जा सकते हैं, लेकिन मेरी शहद बनाने की कला मेरे से कोई चुरा नहीं सकता। तो दोस्तों हुनर की कॉपी की जा सकती है, लेकिन हुनर चुराया नहीं जा सकता। नेक्स्ट देखिए गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है। तो गिद्ध क्या है दोस्तों, गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाता है, इस कारण क्या है, अपमार्जक है। ध्यान रखना गिद्ध क्या है, अपमार्जक है। अपमार्जक का मतलब दोस्तों सफाई करने वाला। नेक्स्ट देखिए ब्रह्म कमल क्या है, एक औषधि है, ये दोस्तों एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान रखना। किलकिला क्या है दोस्तों, किलकिला किंगफिशर भी बोलते हैं दोस्तों, ये प्रांगण में मदद करने वाला एक जीव है। अब देखिए प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। प्राकृतिक वनस्पति के वितरण की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो इसको अपन वन, घास स्थल, गुल्म यानी कंटीली झाड़ियां, टुंड्रा, इतने भागों में बांट सकते हैं। गुल्म में दोस्तों ये कंटीली झाड़ी है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब देखिए दोस्तों गिद्ध है, गिद्ध का संरक्षण कैसे कर सकते हैं दोस्तों, तो डिक्लोफिनेक, ये एस्प्रिन,
ये इब्रोफेन रसायनों पर रोक लगा करके, ये दोस्तों सीधे गिद्ध के किसके ऊपर अटैक करते हैं, ये गिद्ध के फेफड़ों पर अटैक करते हैं दोस्तों, जिससे गिद्ध की मृत्यु हो जाती है। ये दोस्तों कई बार अपन क्या करते हैं, ये जीव जंतुओं के इंजेक्शन वगैरह गोली वगैरह ठोक देते हैं, वो जीव जंतु मर जाता है तो गिद्ध क्या करता है, अपमार्जक है एक तरह का, तो वो इनके मांस वगैरह को खाता है, तो इसके दोस्तों इनका अंश चला जाता है, जिससे दोस्तों गिद्ध के फेफड़ों में प्रभाव पड़ता है और वो मर जाता है। ठीक है, तो ये गिद्धों का संरक्षण करने के लिए इन पर रोक लगी हुई है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए घास स्थल की यदि बात करें दोस्तों, तो इनको देखो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कंटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। ठीक है, सामान्य वर्षा वाले स्थलों पर घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों पर घास के मैदान पाए जाते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कंटीली झाड़ियां और गुल्म उगते हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति, देखिए शीत ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति उगती है। ठीक है, अब देखिए ये घास और लाइकेन भी इनमें सम्मिलित है। ठीक है, ध्रुवीय प्रदेशों में। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये हाथियों और एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हाथियों एवं गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अब एक सम्मेलन हुआ था दोस्तों 1975 में, ये कौन सा था, देख लीजिए, CITES, द कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई। ठीक है, 1975 में एक सम्मेलन हुआ था दोस्तों, इसके तहत इसकी स्थापना की गई थी, जिसने प्राणियों व वन्य जीवों की सूची तैयार की। संकट ग्रस्त कौन कौन से जीव थे उनकी भी सूची इसने तैयार की। फोना का मतलब होता है दोस्तों जंतु समुदाय और फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति समुदाय, तो इसमें दोस्तों दोनों की ही जो संकटग्रस्त प्रजातियां थी उनकी सूची तैयार की गई। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है, तो ये नहीं है दोस्तों मृदा का गठन। अब चलिए दोस्तों इस लेसन के अपन प्रश्न देख लेते हैं। मेन चीजें दोस्तों इस लेसन की सारी आ चुकी है। अब देखिए आप प्रश्न करके देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर भूमि है, तो सबसे पहले ऊपर मैंने आपको बताया था 30% भाग पर क्या है, भूमि है। नेक्स्ट देखिए चारागाह भूमि का क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया में है। कहाँ है, ऑस्ट्रिया। ये देखिए दोस्तों मैंने ऊपर बताया था ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट देखिए फसल भूमि के क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ है, तो देखिए दोस्तों भारत में है, मैं आपको ऊपर टेबल में दिखा चुका। नेक्स्ट देखिए मृदा संरक्षण की विधि है, तो वेदिका फार्म, रक्षक मेखलाएं, मल्च बनाना, सारी चीजें बता चुका उपरोक्त सभी। भारत में भूमि क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है, तो देखिए दोस्तों फसल 57%, वन भूमि 22%, चारागाह 4%, उपरोक्त सभी ये भी बता चुका। भूमि का उपयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है, तो कृषि, वानिकी, खनन सभी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए चट्टान, मलबे, मृदा आदि का ढालों से नीचे की ओर वृद्ध संचलन क्या कहलाता है, तो भूसंकलन कहलाता है, और इसके लिए एक प्रतिधारी दीवार बनाई जाती है, आपको बताया था। प्राणियों और पक्षियों के व्यापार प्रतिबंध की सूची कौन सी संस्था बनाती है, तो ये देखिए दोस्तों CITES, ये अभी पढ़ा है अपन ने, CITES। नेक्स्ट देखिए भूमि का उपयोग निम्न में से किस भौतिक कारक द्वारा निर्धारित होता है, तो उपरोक्त सभी, मृदा, जल की उपलब्धता, जलवायु। नेक्स्ट देखिए वनों में हमें निम्न में से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है, तो लकड़ी, औषधियां, गोंद, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के संरक्षण हेतु निम्न में से क्या उपाय किया गया है, तो देखिए दोस्तों राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना, वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना, शिकार पर प्रतिबंध, उपरोक्त सभी हो जाएगा। कौन से ग्रहों को जल ग्रह कहा जाता है, तो दोस्तों पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है। जल की कमी वाला प्रदेश कौन सा है, तो देखिए दोस्तों सारे ही हैं, पश्चिमी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों मृदा निर्माण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए दोस्तों
मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, अपन पढ़ चुके हैं ऊपर ये चीज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो तीव्र ढालों पर दोस्तों वेदिका फॉर्म, सीढ़ीदार खेती बात कर चुके हैं। पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो पहाड़ी ढालों पर तो समोच्च रेखीय जुताई, सीढ़ीदार जुताई। नेक्स्ट देखिए, गिद्धों के लुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो ये देखिए दोस्तों, इनका उपयोग अभी बात कर चुके हैं अपन, डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन जैसी पीड़ानाशक दवाएं। नेक्स्ट देखिए, यदि वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया, उपयुक्त विवरण किसको निरूपित करता है? तो जीवमंडल निश्चय, ठीक है, यानी बायोस्फीयर रिजर्व। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। तो ये दूसरा लेसन अपना कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। कल अपन करेंगे तीसरा लेसन, खनिज और ये शक्ति संसाधन। तो आज का लेसन आपको कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जितना सार था दोस्तों, जितने फैक्ट थे सारे आपको बता चुका, प्रश्न उत्तर भी बात बता चुका। इससे फालतू एनसीईआरटी के अंदर कुछ भी नहीं है। पढ़ना चाहे तो आप लेसन पढ़ भी सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।